अस्सलामुअलैकुम साथियों, एक नए टॉपिक के साथ आपके आगे ज़ेर खिदमत हैं। और ये टॉपिक जो है ये एक तरह तसलसल है उन तमाम चैनल वीडियोस का जो अभी तक करते आ रहे हैं। इसमें हम एक वीडियो आपके आगे प्रेजेंट कर चुके हैं। ये जो दोबारा प्रेजेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमें लगता है कुछ डिफरेंट टॉपिक है जो हम आपके सामने पहले बात नहीं कर सके, तो वो आपके आगे हम इसकी बात करना चाहते हैं। और ये है टॉपिक CNS लिम्फोमा का। CNS लिम्फोमा पे हम बात कर रहे हैं। ये एक 48 ईयर ओल्ड फ़ीमेल थी, हमारे पास आई और इनको तकरीबन 6 महीने से लेफ़्ट आर्म में वीकनेस थी और उनको हेडेक था। ये पेशेंट का हमने पास मेडिकल हिस्ट्री चेक की तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। हमने जो है उनका क्या कहते हैं जो सेंसेशन हमने चेक की, तो जो लाइट टच जो था उनका ये आर्म पर थोड़ा सा वो मतलब कि नॉर्मल नहीं लग रहा था। अदरवाइज़ उनको विजुअल फील्ड पूरी इनकी इंटैक्ट थी। उनकी बाकी ऑल 4 लिम्स में स्ट्रेंथ मजबूत थी, 5/5 थी, नॉर्मल थी, अलर्ट थी, कॉन्शियस थी। इधर हमें लगा कि ब्रेन में कोई मसला है, हैंड के हिसाब से सर्वाइकल नहीं लग रहा था, तो हमने इधर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं जल्दी से। वो जैसे आप बताए केस वैसे CNS लिम्फोमा कहाँ का है, तो हमने पहले यहाँ पे न्यूप्लास्टिक में पहले लिया ग्लायोमा हो सकता है, ग्लायोब्लास्टोमा हो सकता है, और फिर ग्लायोमा की 1000 वैरायटीज़ है, वो हो सकती है, मेनिंजियोमा हो सकता है, ब्रेन मेटास्टेसिस हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फोमा हो सकता है जो कि था इस पेशेंट में, इन्फेक्शियस एब्सिस हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस हो सकता है, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम का क्या कहते हैं इन्फ्लामेटरी में डीमाइलिनेशन हो सकती है, क्या कहते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सार्कोइडोसिस। ये एक रूटीन है, आपको पता होना चाहिए और आप बताएंगे भी ऐसे आगे। हमने इनका फ़ौरन MRI किया। MRI पे हमें पता चला कि पेशेंट को जो है राइट पैराइटल में होमोजीनस इन्हांसिंग है, एक जैसी इन्हांसमेंट है और मास इफ़ेक्ट भी है उनका, और हाइपो इंटेंस है T1 पर, जबकि हाइपर इंटेंस है T2 पर, लेकिन होमोजीनस है। जहाँ पे हाइपर इंटेंस है एक जैसी हाइपर इंटेंस है T2 पे, और हाइपो इंटेंस है T1 पे, लेकिन होमोजीनस है एक जैसी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने यहाँ पे लगाया कि ये प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और लिम्फोमा भी हो सकता है, जैसे कि इनको लिम्फोमा है। हमें ये बताया कि इनका लिम्फोमा हमने किया था, इनको लिम्फोमा करके ट्रीट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह ट्रीट किया वो मैं आपके आगे प्रेजेंट करने लगा हूँ अभी। इनका जो वर्कअप किया था हमने लेबॉर्ट्रिकल में, उसमें इन्फेक्शन इम्यून डेफिशिएंसी वर्कअप किया था। ख़ास तौर पर हमने उनका HIV का वर्कअप किया क्योंकि इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यून डेफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा थी उनकी। CSF हमने उनका चेक किया सेल काउंट करने के लिए, प्रोटीन, ग्लूकोज, साइटोलॉजी हमने चेक की, फ्लो साइटोमीट्री चेक की, इम्यूनोग्लोबुलिन H चेक किया हमने उनका, और इसके अलावा PCR इमेजिंग्स की, LDH चेक किया। ये बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजनेस का लिम्फोमा में। MRI स्पाइन किया ताकि ऐसा तो इनको ड्रॉप हो नीचे की तरफ भी, और PET स्कैन किया, PET CT यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक कंप्यूटराइज्ड ये टोमोग्राफी की थी ताकि एवेल्यूएट कर सकें कोई एक्स्ट्रा CNS लिम्फोमा तो नहीं है। इसके अलावा हमने रूटीन प्री ऑपरेटिव लैब्स की थी, ख़ास तौर पे CBC और कोगुलेशन प्रोफाइल। कंसल्टेंट जो थे हमने इसमें जो कंसल्टेंसी हमने ली, हमने हेमाटोलॉजिस्ट से ली, ऑन्कोलॉजिस्ट से ली, ताकि हम पता कर चला सकेंगे मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें बोन मैरो बायोप्सी लेनी है तो क्या बोन मैरो बायोप्सी करें या नहीं करें। बोन मैरो बायोप्सी के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हमने कराई थी, क्योंकि बायोलैटरल है ना स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे उनको जो है ये देखना था कि ऐसा तो ना हो कि कोई ऑक्यूलर लिम्फोमा पड़ा हुआ हो जो हम मिस कर रहे हो। तो ये तमाम अच्छे इस तरह से हमने उनका वर्कअप सेटअप किया, वो हमने परफॉर्म किया। थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी पे मैं बात कर लेता हूँ इस मरज़ के, क्योंकि हर मरज़ के बारे में हम थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी पे बात करते हैं। ये CNS लिम्फोमा जो आम तौर पे होते हैं, ये बहुत ही रेयर मैलिग्नेंट लिम्फोमा होते हैं और ये हैवीली एसोसिएटेड होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड
पेशेंट्स में, ख़ास तौर पे उन मरीज़ों को जिनको HIV है या एड्स है या उनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, डेफिनेटली देते हैं, उसमें हम दवाएं ऐसी देते हैं जो कि उनका इम्यून सप्रेशन कर देती हैं। ख़ास तौर पे ये जो F10 बार वायरस जो होता है वो बड़ा मसला इधर कर सकता है। इनहेरिटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी भी कुछ होती हैं और भी दूसरे कंबाइन वेरिएबल्स होते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी के, वो भी देखने पड़ते हैं। विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में हमने देखा है, एटेक्सिया टेलेंडेक्टेसिया में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहरहाल इन तमाम में ये सीएनएस लिम्फोमा या कहीं के भी लिम्फोमा हो सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो सीएनएस लिम्फोमा आम तौर पे होते हैं ये इम्यूनो कॉम्पोनेंट पेशेंट में अगर हैं तो फिर वो प्राइमरी कहलाएंगे, जो इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से वो सेकेंडरी कहलाएंगे। तो इधर ये आपको चीज़ अच्छे से मैंने ये पॉइंट आपके आगे रखना था। अच्छा, ये जो F10 बार वायरस इन्फेक्शन होता है ये भी बड़ा रोल प्ले करता है अपना सीएनएस लिम्फोमा में, और ख़ास तौर पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो या इम्यूनो कॉम्पिटेंट, यानी जिनका इम्यून डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए, इम्यूनो कॉम्पिटेंट जिनकी इम्यून सिस्टम ठीक है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट हो गए। तो इन दोनों में हम जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैलिग्नेंट में तब्दील हो जाना लिम्फोमा का ये ख़तरा रहता है। तो हमें जो है या क्लोनल एक्सपेंशन हो जाती है कभी कभी ना CNS बी लिम्फोसाइट सेल्स की, ये जो कि बी लिम्फोसाइट, एक दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनकी मोनोक्लोनल यानी एक ही तरह के बी लिम्फोसाइट, वो एक ही वेराइटी के वो बहुत ही मतलब मिलियंस की तादाद में डेवलप बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक तरह से मसला क्रिएट करते हैं पेशेंट के लिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ खास तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस SLE ये भी बहुत ख़तरनाक रोल प्ले करती है सीएनएस लिम्फोमा में। और पैथोलॉजी मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे वो होती है वो जो लार्ज बी सेल लिम्फोमा होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक रोल प्ले करते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन मैं उसी तरह लेके चलूँगा जैसे कि आप लोगों के आगे मैंने रूटीन बना के रखी है। जो हमारी वीडियो सुनते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अब क्या आने वाला है। तो ये है कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स हैं, ये स्टेबल पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हम नहीं देते उस वक्त तक कि जब तक हमने बायोप्सी नहीं कर ली। हमने एक बार बायोप्सी कर ली, हमारे को हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस हो गई, फिर हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। अगर ये पेशेंट अनस्टेबल हैं तो आप जो है ख़ास तौर पर इनका इफेक्ट ब्रेन स्टेम कंप्रेशन कर रहा है या वैसे ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा रहा है तो स्टेरॉइड आप टेम्पररी मतलब दे सकते हैं और फिर बाद में कम कर देंगे। और सर्जिकल डिकम्प्रेशन का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं फ़ौरन। कीमोथेरेपी भी इसमें की जाती है जो कि रेडिएशन के साथ भी की जाती है, रेडिएशन के बगैर भी की जाती है। बहुत सारे उसमें रिमिशन यानी दोबारा हो जाता है लिम्फोमा। तो आप क्या करते हैं कि जो है ना जो प्रोग्नोसिस सीएनएस लिम्फोमा में वो ख़ास तौर पे पुअर होती है। तो बहरहाल अच्छा, जो हाई डोज मीथोट्रेक्सेट है, मीथोट्रेक्सेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। आप हाई डोज मीथोट्रेक्सेट देकर भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये बनती है सीएनएस लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए। और जो कार्मस्टीन है, ये एमोजोलामाइड है, ये इसके अलावा टेपोटेक्टिन है, एर्बिनसोनाइड है, रिटोजीनैब है, ये तमाम वो दवाइयाँ हैं जो आप देकर काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। रेडिएशन का अपना रोल है, सर्जरी से पहले भी दी जा सकती है, सर्जरी के बाद भी दी जा सकती है, बायोप्सी के साथ दी जा सकती है, के बाद दी जा सकती है। पूरा ब्रेन रेडिएशन ख़ास तौर पे सीएनएस लिम्फोमा में ये एक स्टैंडर्ड है। और फुल ब्रेन यानी कि आप रेडिएशन करते हैं, उसकी पूरे दिमाग की रेडिएशन करते हैं। और ख़ास तौर पे ये डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेटिव जो नेचर के ट्यूमर होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो क्या कहते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्स रेट जो अप टू इसमें 90% तक होता है। अगर आप अच्छे से रेडिएशन करते हैं तो 90% तक आप बच सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ये वैसे लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे मसाइल भी होते हैं रेडिएशन के साथ, जैसे कि ये जो हाई डोज मीथोट्रेक्सेट देते हैं या
रेडिएशन करते हैं तो उसके अपने थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन और आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड थेरेपी देनी पड़ती है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है दवाइयों का, कीमोथेरेपी का, और साथ साथ जैसे मीथोट्रेक्सेट, अदर कीमोथेरेपी, और साथ में रेडिएशन का। सर्जरी जो है वो यहाँ पर ना ऑप्शन है। सर्जिकली बायोप्सी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सर्जिकल रिसेक्शन सिर्फ हम उसी वक्त करते हैं जब आप देख रहे हो कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा हो रही हो, बहुत ज़्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, या स्टेरॉइड पे रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, तो आपको डिकम्प्रेस करना पड़ता है ना। ये ख़ास तौर पे ना अगर हर्निएशन का ख़तरा है तो उधर आप इंतज़ार नहीं करते, आप फ़ौरन से एक्ट करते हैं और अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। सर्जिकल जो इंटरवेंशन होती है ये CNS लिम्फोमा में, ये स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी तो इसकी बेसिक है। फ्रेमलेस बायोप्सी भी की कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बायोप्सी भी कर सकते हैं, फ्रेम बेस्ड बायोप्सी भी कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन मैंने इसलिए एंडोस्कोपिक बायोप्सी भी कर सकते हैं, वरना रूटीन क्रेनियोटमी सर्जरी मेफील्ड क्लैंप लगाकर जो है ना क्या कहते हैं वो न्यूरो नेविगेशन की मदद से भी बायोप्सी, सिर्फ बायोप्सी भी कर सकते हैं, एक्सिशनल बायोप्सी भी कर सकते हैं, रिसेक्शनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। वो तमाम कंडीशन डिपेंड उस पर करती हैं कि आपका पेशेंट जो है वो प्रेशर कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है ब्रेन के अंदर। अगर जान को खतरा, जान बचाने के लिए आप डीकम्प्रेशन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन अवॉइडेंस के लिए यही होती है कि जो कीमो रेडिएशन आप देते हैं उसमें ल्यूकोएन्केफेलोपैथी होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। हाई डोज मीथोट्रेक्सेट और रेडिएशन की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाते हैं और न्यूरोटॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डिमेंशिया, गेट एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस, और पेशेंट का इंटेलेक्चुअल पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पेशेंट को और भी नुकसान पहुंचते हैं। बहरहाल अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप समझते हैं कि ना वहाँ पर ना स्पेसिफिकली जाके आप एडमिनिस्टर करें कुछ दवा कुछ, तो फिर उमाया रिजर्वायर, उमाया कैथेटर आप डालकर उस स्पेसिफिक जगह पर उमाया कैथेटर के थ्रू वो कीमोथेरेपी की डोज को समझते हुए एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट की मदद से, सीनियर ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट और ऑन्को न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से आप उसको डील कर सकते हैं, या न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट की मदद से उसे डील कर सकते हैं। बाकी स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी पे मैंने काफ़ी सारी बात की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट किया आपके आगे, क्योंकि मैं इसे ज़रूरी समझ रहा था, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमें बेइंतहा सपोर्ट की ज़रूरत है, हिम्मत बढ़ जाती है, फिर भी हम करते रहेंगे, कोई मसला नहीं।